जब कोई मशीन या उपकरण परिस्थितियों के अनुकूल सीखकर समस्याओं को हल करती है तो यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के दायरे में आता है। व्हेन ए मशीन और इक्विपमेंट सॉल्व प्रॉब्लम बाय लर्निंग टू अडाप्ट टू द कंडीशन देन इट्स कम अंडर द स्कोप ऑफ एआई। यहां मैं आपको एक और बात बता दूं, आप अपने मोबाइल में देखना, अगर आप अपने मोबाइल में हिंदी टाइपिंग अंग्रेजी में कर रहे हैं, मतलब इंग्लिश जिसे कहते हैं, लिखा हिंदी है पर एबीसीडी में, तो कुछ शब्द वो अपने पास स्टोर कर लेगा और आपको बताएगा कि आप शायद ये शब्द बताने वाले होंगे। तो वो सीख रहा है, आपने जो टाइप किया उसी से सीख रहा है कि आपको ये शब्दों की जरूरत बार बार पड़ती है। सिरी, जो आईफोन का सिरी है, वो इस मामले में बहुत अच्छा है और वो अपने आप ही बता देता है कि अब आप इसी को बार बार फॉरवर्ड करने जा रहे हैं। एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोटिक्स सिस्टम के द्वारा काम करता है। रोबोट्स इसमें ज्यादा यूजफुल होते हैं क्योंकि दिमाग ही केवल काम थोड़ी करता है, हमारे दिमाग तो केवल मेंस हैं, हाथ पैर भी तो होते हैं। तो वैसे रोबोट की जरूरत पड़ेगी जो इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी में यूज होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी की शुरुआत 1950 के दशक में हुई थी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी की स्थापना जॉन मैकार्थी ने की थी। जॉन मैकार्थी एट वर्क थ्रू रोबोटिक सिस्टम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI work through a robotic system artificial intelligence begin in 1950. Artificial intelligence was founded by John McCarthy. जॉन मैकार्थी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के बारे में शुरुआती बातें बताई थी। जापान ने सबसे पहले इस ओर पहल की और 1981 में 5th जनरेशन नामक योजना की शुरुआत की। जापान इस मामले में कई गुना आगे निकल चुका है। इसमें सुपर कंप्यूटर के विकास के लिए 10 वर्षीय कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत की गई थी। इसके बाद अन्य देशों ने भी इस ओर ध्यान दिया और ब्रिटेन ने इसके लिए एलवी नामक एक प्रोजेक्ट बनाया। जापान ने 5th जनरेशन और ब्रिटेन ने एलवी नामक प्रोजेक्ट बनाया। जापान वॉज द फर्स्ट टू टेक दिस इनिशिएटिव एंड इन 1988 launch a scheme called 5th generation. A 10-year program for the development of supercomputer was present in it. After this, other country also paid attention to this. Britain created a project called LV for this. मनुष्य ने अपनी बुद्धि की मदद से मशीनों को बुद्धिमान बनाने में कामयाबी हासिल कर ली है। हालांकि ये तकनीक अभी शुरुआती दौर में है, लेकिन इसके क्रांतिकारी नतीजे सामने आने शुरू हो गए हैं। Man has achieved success in making machine intelligent with the help of his intelligence. Although this technology is still in a early stage, its revolutionary result have started coming out. स्वचालित कारों का निर्माण हो चुका है, कई देशों ने अनुमति दे दी है स्वचालित कारों की, कोई ड्राइवर की जरूरत नहीं पड़ती है। और शायद आपको सुनने में अचंभा लगे लालो, ये बहुत रियल फैक्ट है कि दिल्ली की जितनी मेट्रो है ना, उन मैक्सिमम मेट्रो में ड्राइवर की कोई जरूरत नहीं होती है। कई बार जानबूझकर केवल बिठाया जाता है ताकि लोगों के मन में डर ना रहे, क्योंकि कई बार लोग अगर बिना ड्राइवर की चीज देखेंगे तो घबरा सकते हैं। दिल्ली की जो मैक्सिमम मेट्रो है वो बिना ड्राइवर के भी चल सकती है। सोफिया नामक रोबोट कई बार चर्चा में, भारत में भी सोफिया के से कई बार इंटरव्यू के बारे में चर्चाएं हुई थी और सोफिया सीधे सवालों के जवाब दे सकती है। आप उनसे कहेंगे कि क्या लगता है आपको कि भारत में इस प्रकार या कोरोना के बारे में क्या रवैया अपनाना चाहिए, तो वह जितना जानती है वो अपना उत्तर देना शुरू कर देगी। जो बोलने तथा किसी व्यक्ति द्वारा पूछे गए प्रश्नों का अपनी बुद्धि से उत्तर देने में सक्षम है। आईबीएम कंपनी का कृत्रिम बुद्धि से लैस डीप ब्लू कंप्यूटर ने कास्पारोव को शतरंज में हराया था। आप जानते हैं कास्पारोव शतरंज के बहुत बड़े खिलाड़ी, और उसे डीप ब्लू कंप्यूटर ने हराया। गूगल के अल्फांगो ने मानव को एक कंप्यूटर बोर्ड खेल गो में हराया। तो कई सारे आर्टिफिशियल ऐसी इंटेलिजेंसी भी आ चुके हैं जिन्होंने मानव की क्षमताओं से भी बेहतरीन काम करके दिखाया है। सोफिया, जिनके बारे में आपने कई बार चर्चाएं सुनी होगी। कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑटोमेटिक कार्स, ए रोबोट नेम सोफिया हु इज एबल टू स्पीक एंड आंसर द क्वेश्चन आस्क्ड बाय समवन विथ हर इंटेलिजेंस। Deep Blue computer equipment with artificial intelligence from IBM company defeated Kasparov in chess. Google AlphaGo defeated Man in a computer board game Go. यहां मैं एक बात आपको बता दूं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी मानव से कई तेजी से ज्यादा सीख लेती है चीजों को, कई गुना तेजी से।
और इसके लिए रोबोट्स की जरूरत पड़ती है और रोबोट्स के 3 यूनिवर्सल नियम दिए गए हैं। किसी को पता है ये रोबोट्स के 3 नियम किसने दिए थे? रोबोट्स के 3 यूनिवर्सल नियम जिसके बेस पर पूरा रोबोट काम करता है। कई मूवीज में भी इनका जिक्र किया गया है, कई मूवीज में इनका जिक्र किया गया है। आजकल तो लोग गूगल के साथ भी बहुत मजाक करते हैं और गूगल से कुछ भी पूछ लेते हैं। गूगल से पूछते हैं कि व्हाट इज योर रिलीजन गूगल। अब गूगल जवाब देता है कि आप इस तरीके के प्रश्न मुझसे नहीं पूछ सकते, सीरी से पूछ लीजिए कि व्हाट इज योर कास्ट, तो फिर सीरीज बता ही नहीं पाती और वो बताती है कि इस तरीके के सवाल आप मुझसे नहीं कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। राकेश कह रहा है कि रजनीकांत ने दिए थे। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। उसे नागरिकता भी दी गई है। अद्भुत है, अद्भुत है मेरे लाल। रोबोट किसी मनुष्य को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। रोबोट मनुष्य के अपने या अपने स्वामी द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करेगा जब तक कि पहले नियम का किसी प्रकार से उल्लंघन ना हो। विकट परिस्थितियों में रोबोट अपने अस्तित्व की सुरक्षा कर सकता है, किंतु इससे पहले दोनों नियमों का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। दोनों का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। तो रोबोट्स के 3 यूनिवर्सल नियम हैं। मनुष्य को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। रोबोट मनुष्य के या अपने स्वामी द्वारा दिए गए सभी निर्देशों का पालन करेगा। पहले का उल्लंघन नहीं होना चाहिए बस। विकट परिस्थितियों में रोबोट अपने अस्तित्व की सुरक्षा कर सकता है। यदि कोई रोबोट को खत्म करना चाह रहा है तो अपनी जान बचा सकता है, लेकिन वो फिर भी मानव को नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। ये जब रोबोट सच में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले आ जाएंगे ना, तो कहेंगे ये तो अन्याय है, हमें अपनी जान बचाने के लिए भी मानव को नहीं मारने का मतलब, जैसे मानव को सेल्फ डिफेंस का अधिकार है, इनको सेल्फ डिफेंस का अधिकार नहीं है, इन्हें केवल अपने आप को बचाने का अधिकार है। The robot will not harm any human being. The robot will follow the instruction given by the man or his master. Robot can protect their existence in critical condition, but both rules should not be violated before that. कृत्रिम बुद्धिमत्ता से क्या क्या लाभ हो सकते हैं, इसके बड़े उदाहरण बेहतरीन है। देखो, कृत्रिम बुद्धिमत्ता से हमें बहुत से लाभ हो सकते हैं। लालो जरा ध्यान से देखना। कृत्रिम बुद्धिमत्ता से सबसे पहला लाभ तो ये हो सकता है कि जहां पर मानव, जैसे आज कोरोना, कल्पना करो कि आज अगर हमारे पास 5 लाख रोबोट होते, 5 लाख रोबोट, तो शायद 5 लाख भारत में पेशेंट भी हो जाए तो हर एक पेशेंट को एक रोबोट मिलेगा। वो जब तक कि पूरी तरह से सुधर नहीं जाता है तब तक उसके साथ रहेगा, उसका पूरा इलाज करेगा। कोरोना जैसी महामारी में रोबोट की बहुत जरूरत पड़ेगी। रोबोट ज्वालामुखी के अंदर भी जाने की ताकत रखेगा यदि उसके पास ऐसे धातुओं का कवच रहे। रोबोट उन जगहों पर, जैसे कि नालियों को साफ करने के लिए, गंदगी को साफ करने के लिए कई मानव को अमानवीय व्यवहार, अमानवीय वातावरण से गुजरना पड़ता है, वो दूर हो सकता है। कई रसायन की फैक्ट्रियां हैं जहां पर मानव के साथ अमानवीय कहीं ना कहीं वातावरण होता है। हम रोबोट का उन जगह तो उपयोग कर ही सकते हैं जहां बहुत क्रिटिकल सिचुएशन, जैसे कहीं आग लग जाती है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता से हम गरीबी, बीमारी को खत्म करने के लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। मशीनों द्वारा किए जाने वाले कार्यों की गुणवत्ता और दक्षता में सुधार किया जा सकता है। We can achieve the goal of ending poverty and disease. Quality and effective efficiency of the work done by the machine can be further improved. कृत्रिम बुद्धिमत्ता से मानवीय श्रम बल पर कम दबाव पड़ेगा। इस तकनीक के द्वारा ऐसे जटिल कामों को किया जा सकता है जो मनुष्य के लिए संभव नहीं है। संवेदनशील और खतरनाक गतिविधियों में इस प्रकार की मशीनों का सहारा लिया जा सकता है, जैसे आपदा प्रबंधन, आग पर काबू पाना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विल पुट लेस प्रेशर ऑन द ह्यूमन लेबर फोर्स। Throughout this technique, such complex work can be done which is not possible for human being. जैसे पहले किसी भी उपग्रह पर जाने से लिए किसी भी ग्रह पर मानव नहीं जाते, पहले रोबोट को भेजा जाता है। Such machine can be used in sensitive and dangerous activities such as disaster management, fire control, etc. समुद्र तल की गहराई में खनिज, पेट्रोल, ईंधन की खोज का काम, गहरी खानों में खुदाई का काम इत्यादि ऐसे दुष्कर कार्य जिन्हें तकनीक की सहायता से आसानी से किया जा सकता है। सर्चिंग फॉर मिनरल्स, पेट्रोल एंड फ्यूल एट द डेप्थ ऑफ द ओशियन फ्लोर, डिगिंग इन डेप माइंस एक्सेट्रा आर सच टेरिबल टास्क which can be done easily with the help of this technique.
कृत्रिम बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल चिकित्सा क्षेत्र में दवाइयों के साइड इफेक्ट, ऑपरेशन, एक्सरे, बीमारी का पता लगाने, जांच, रेडियो सर्जरी जैसे कामों में भी किया जा सकता है और चल रहा है। OnPassive, the future of internet.